तो आज हम लोग देखने वाले हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम लोग एक यूनिट देखेंगे जिसका नाम है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, जो कि ये यूनिट 5 होगा। और इसमें आज हम लोग देखते हैं क्या क्या आज हम लोग को पढ़ना है। इसको हम लोग 2 भाग में रखेंगे। फर्स्ट भाग में देख लेते हैं क्या क्या हम लोग को पढ़ना है, एंड देन कुछ टॉपिक बच जाएगा, उसको सेकेंड पार्ट में कवर कर लेंगे। तो आइए देखते हैं आज का एजेंडा हमारा क्या क्या है, क्या क्या कवर करने वाले हैं इस भाग में। तो इसका एजेंडा कुछ इस प्रकार है। इसमें हम लोग देखेंगे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का इंट्रोडक्शन क्या होता है, एंड क्या क्या गाइडलाइंस है जिसको ध्यान रखना चाहिए टेस्टिंग, सॉफ्टवेयर को टेस्टिंग करने के दौरान, एंड टेस्टिंग का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, एंड जो सॉफ्टवेयर का टेस्टिंग होता है वो कितने लेवल्स में होता है, यानी कि लेवल्स ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग देख लेंगे। एंड उसके बाद देखेंगे टेस्टिंग करने के कौन कौन से टेक्निक्स होते हैं और उसको किस प्रकार यूज किया जाता है, एंड इसको देख लेंगे लास्ट में वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन को देख लेंगे। तो आइए इसको इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं इसका। तो देखिए इंट्रोडक्शन में एक्चुअली सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या होता है। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एक्चुअली अगर इसको डिफिनीशन की बात करें या ये इंट्रोडक्शन की बात करें तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज़ अ मेथड टू चेक वेदर द एक्चुअल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट मैच एक्सपेक्टेड रिक्वायरमेंट एंड टू इंश्योर्स दैट सॉफ्टवेयर इज़ डिफेक्ट फ्री। डेट मीन्स इसका अर्थ आइए हम इसको आसानी भाषा में समझाते हैं। मतलब सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम चेक करते हैं जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट कंपनी बनाया है वो जिस रिक्वायरमेंट के लिए बनाया है उस रिक्वायरमेंट को मैच कर रहा है कि नहीं, जिस काम के लिए बनाया गया सॉफ्टवेयर उसको पूरा कर रहा है कि नहीं, और इसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं आ रहा है। इसी को हम जब सॉफ्टवेयर को इस उद्देश्य से चलाते हैं कि इसमें हम डिफेक्ट खोज सके, तो वही सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कहलाता है। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में हम केवल डिफेक्ट ही नहीं ढूंढते बल्कि ऐसे भी मेजर्स ढूंढते हैं, कोई रास्ता और मिल जाए जिससे कि हम इम्प्रूव कर सके सॉफ्टवेयर को। किस टर्म में? तो इफ़िशियंसी में, ये सॉफ्टवेयर का इफ़िशियंसी बढ़ा सके, उसका एक्यूरेसी बढ़ा सके और यूजेबिलिटी बढ़ा सके। इफ़िशियंसी और एक्यूरेसी मतलब जितना रिजल्ट दे रहा है उसमें और सुधार किया जा सके और एक्यूरेट रिजल्ट दे सके तो उसको एक्यूरेसी कहते हैं। यूजेबिलिटी यानी उसको यूज करना बहुत आसान हो जाए जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बनाया, तो ये भी हम लोग टेस्टिंग में इंश्योर करते हैं कि सॉफ्टवेयर इम्प्रूव कर जाए इफ़िशियंसी, एक्यूरेसी एंड यूजेबिलिटी के मैटर में। एंड आइए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं इसका गाइडलाइंस क्या क्या है जिसको फ्लो किया जाना चाहिए टेस्टिंग करने के दौरान। तो ये कुछ 4-5 गाइडलाइंस है जिसको ध्यान रखना चाहिए टेस्टिंग करने के दौरान। तो फर्स्ट गाइडलाइन है इट शुड अनकवर सॉफ्टवेयर डिफेक्ट्स एंड इम्प्रूव्ड सॉफ्टवेयर क्वालिटी। मतलब जो सॉफ्टवेयर में जितने भी डिफेक्ट्स आया तो जो टेस्टिंग टीम है उसको फोकस करना चाहिए। जो एसआरएस में जो क्लाइंट हमको बोला है क्या उसको क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, उस रिक्वायरमेंट के अनुसार हमारा सॉफ्टवेयर आउटपुट दे रहा है कि नहीं, और नहीं दे रहा है तो एसआरएस से जो डेविएशन हो रहा है उसमें कौन कौन से डिफेक्ट आ रहा है और उसको अनकवर करना चाहिए, उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए एंड इसको इम्प्रूव करना है। सॉफ्टवेयर क्वालिटी मतलब इसके रिलायबिलिटी एंड जो इसका परफॉर्मेंस है उस पर भी हमको फोकस करना पड़ेगा सो डैट इसका जो है हम लोग क्वालिटी इम्प्रूव कर सकें। एंड जो सेकेंड गाइडलाइंस है तो इट शुड बी डन थ्रू आउट दी SDLC। तो SDLC जैसा कि हम लोग जानते हैं ना, किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए SDLC मॉडल्स का प्रयोग करते हैं। मतलब रिक्वायरमेंट एनालिसिस से लेकर इम्प्लीमेंटेशन उसके बाद और उसका टेस्टिंग, इम्प्लीमेंटेशन, डिजाइन, या जितने भी फेजेज है तो जो टेस्टिंग होना चाहिए प्रत्येक फेज के दौरान होना चाहिए। जैसे कि ट्रेडिशनल मॉडल्स में क्या होता है, जैसे कि हम लोग वाटरफॉल्स मॉडल्स की अगर बात करें तो उसमें कुछ फेज के बाद टेस्टिंग स्टार्ट होता है, जो कि ये अच्छा अप्रोच नहीं है। अच्छा अप्रोच में होता है मतलब रिक्वायरमेंट एनालिसिस से ही शुरू कर देना चाहिए टेस्टिंग और इम्प्लीमेंटेशन तक चलना चाहिए। तो यही है मतलब इट शुड बी डन थ्रू आउट दी SDLC के लाइफ टाइम के दौरान टेस्टिंग होना चाहिए। एंड टेस्टिंग शुड बी डन यूजिंग बोथ ब्लैक बॉक्स एंड वाइट बॉक्स। मतलब ये देखिए आगे हम इसको देखेंगे वाइट बॉक्स और ब्लैक बॉक्स क्या होता है। मतलब टेस्टिंग जो किया जाना चाहिए वो वाइट बॉक्स टेस्टिंग टेक्निक्स होता है इसको और ब्लैक बॉक्स एंड वाइट बॉक्स दोनों को मिलाकर किया जाना चाहिए। ब्लैक बॉक्स में होता है
जैसे कि अगर किसी सॉफ्टवेयर को टेस्टिंग कर रहे हैं और हमको सॉफ्टवेयर के कोड इत्यादि के बारे में नहीं मालूम है और फिर भी उसका टेस्ट कर रहे हैं, मतलब हम क्या आउटपुट दे रहे हैं और क्या इनपुट दे रहे हैं और क्या आउटपुट दे रहा है, इसके आधार पर करते हैं तो उसको ब्लैक बॉक्स कहते हैं। एंड वाइट बॉक्स यानी हम कोड जान रहे हैं, कोड कैसे काम कर रहा है, उसके आधार पर हम जब इनपुट देते हैं और वो आउटपुट आता है तो उसको वाइट बॉक्स टेस्टिंग कहते हैं। एंड चौथा गाइडलाइंस क्या है, तो इट शुड बी डन यूजिंग बिजनेस लॉजिक। देखिए, तो हर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस जो होता है ना, वो कुछ बिजनेस लॉजिक यूज करता है। जैसे कि अगर हम बात करें ट्विटर के, तो वे ट्वीट से संबंधित सभी चीज़ों को मैनेज करता है। अगर वही बात करें हम यूट्यूब को, तो यूट्यूब जो है वीडियो से संबंधित सभी चीज़ों को मैनेज करता है और उसमें वीडियो को मैनेज करने का क्या लॉजिक है। तो एक अच्छा टेस्टिंग तब माना जाएगा जब कोई सॉफ्टवेयर के कोड का ही नहीं चेक करना है, बल्कि उसमें क्या लॉजिक, क्या बिजनेस लॉजिक है, उस लॉजिक को भी चेक करना है कि लॉजिक ठीक से करेक्टली परफॉर्म हो रहा है या नहीं, उस लॉजिक में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है। उसके बाद जो है नेक्स्ट गाइडलाइन है, टेस्टिंग शुड बी इफेक्टिव। इफेक्टिव मीन्स हुआ जो टेस्टिंग टीम है वो अपना पूरा इफर्ट डाले, जो मिनिमम रिसोर्सेज में मैक्सिमम इसका आउटपुट निकाले। तो मतलब जो टेस्टिंग होना चाहिए एकदम इफेक्टिव होना चाहिए, क्योंकि जो रिसोर्सेज एंड जो टाइम होता है वो तो एकदम लिमिटेड होता है। तो रिसोर्सेज एंड टाइम को ध्यान में रखते हुए टेस्टिंग को इफेक्टिव मैनर्स में किया जाना चाहिए। एंड लास्ट वन है, टेस्टिंग शुड परफॉर्म टू रिड्यूस सॉफ्टवेयर रिस्क। एंड जो हम लोग टेस्टिंग करते हैं उसमें जो जो डिफेक्ट्स आ रहा है उसको यूज करके हमको सॉफ्टवेयर को जो रिस्क है उस पर जो एरर आ सकता है बाद में, उसको रिड्यूस करने की प्रयास किया जाना चाहिए। तो आइए आगे हम लोग देखते हैं क्या पढ़ना है। तो आगे हम लोग को देखना है गाइडलाइंस ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। गाइडलाइंस तो हो गया है, आगे हम लोग को देखना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। तो आगे ध्यान देते हैं क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का। तो ये कुछ 3-4 पॉइंट ध्यान में रख सकते हैं। और कैरेक्टरिस्टिक्स की बात किया जाए तो एक कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का। तो एक है हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ डिटेक्टिंग एरर, मतलब जो टेस्टर जो टेस्ट बनाएगा उसमें हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ डिटेक्टिंग एरर होना चाहिए। मतलब उसमें जो टेस्ट है उसका ज़्यादा चांस होना चाहिए कि वो एरर को डिटेक्ट कर सके। तो मैक्सिमम नंबर में एरर डिटेक्ट करने के लिए क्या करना चाहिए, तो मैक्सिमम नंबर में एरर डिटेक्ट करने के लिए जो टेस्टर है उसको सॉफ्टवेयर के बारे में पूरा जानकारी होना चाहिए, कैसे काम करता है, एंड उस सिचुएशन को वो प्रिडिक्ट कर पाए जिसमें सॉफ्टवेयर को फेल होने का चांस ज़्यादा है। जैसे कि एग्जांपल के लिए लेते हैं, जैसे कि अगर 2 नंबर को डिवाइड करने का कोई सॉफ्टवेयर है, तो 2 नंबर को डिवाइड करने में सॉफ्टवेयर कब एरर दे सकता है। जैसे कि अगर 2 नंबर को डिवाइड किया जाए और किसी को अगर 0 से हम डिवाइड करते हैं तो ये जो सिचुएशन है इसमें एरर आ सकता है। तो ऐसा ही सिचुएशन ऐसा टेस्ट होना चाहिए जिसमें ऐसा ऐसा सिचुएशन आ सके जहाँ पर सॉफ्टवेयर जो है वो फेल कर सके। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी हाई प्रोबेबिलिटी होना चाहिए एरर डिटेक्ट करने का, एंड नो रिडंडेंसी। देखिए, जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग होता है उसमें हमारे पास जो रिसोर्स होता है, रिसोर्स एंड टाइम जो होता है वो लिमिटेड होता है। तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि एक ही तरह के टेस्ट को बहुत 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 टेस्ट एक ही प्रकार के काम करे और बहुत सारे टेस्ट बना दिए और जिसका काम है सिर्फ एक ही प्रकार के एरर को डिटेक्ट करना। तो इसमें कोई रिडंडेंसी नहीं चलेगा। मतलब प्रत्येक टेस्ट जो होना चाहिए वो यूनिक होना चाहिए, वो अलग अलग चीज़ पर काम करना चाहिए, वो अलग अलग प्रकार का एरर फाइंड करे। एंड थर्ड वन है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टेस्ट। अगर हम लोग को चूज करना ही पड़े ऐसे कौन सा टेस्ट हम लोग चूज करें, अगर टाइम हमारे पास, जैसे कि हमने पहले ही बात किया है, टाइम एंड रिसोर्स लिमिटेड रहता है, तो हम लोग को अगर चूज करना पड़े कि कौन सा टेस्ट करें तो हम लोग वैसा टेस्ट चूज करेंगे जिसमें चांस है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एरर को डिटेक्ट कर पाए। एंड लास्ट वन है टेस्ट शुड बी मॉडरेट। तो देखिए, टेस्टर जो है टेस्ट बनाने के दौरान कभी कभी टेस्ट को कॉम्प्लेक्स भी बना देते हैं जो कि ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होता है। तो यहाँ पर है ना, टेस्टर जो टेस्ट बनाए वो ना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो, ना ज़्यादा इजी हो, मॉडरेट हो, ताकि बेटर इसका यूटिलाइजेशन कर सके टेस्ट को एरर फाइंड करने में। तो आइए अगला टॉपिक है, हम लोग देखते हैं लेवल्स ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या होता है, मतलब कितने लेवल्स में सॉफ्टवेयर को टेस्ट किया जाता है। तो जनरली इसमें 4 ही प्रकार लेते हैं, किसी किसी बुक में 4, 5, 6 तक भी दिया जाता है, लेकिन मेनली जो हम लोग
मेनली जो हम लोग देखते हैं वो 4 ही प्रकार के होते हैं। तो फर्स्ट होता है इसका लेवल्स यूनिट टेस्टिंग होता है। एक मिनट पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। हाँ, तो यूनिट टेस्टिंग, हाँ तो यूनिट टेस्टिंग होता है फर्स्ट में। उसके बाद इंटीग्रेशन टेस्टिंग होता है, देन सिस्टम टेस्टिंग होता है, देन एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होता है। तो यही जो 4 लेवल है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का, ये मेन है। तो इसको हम लोग एक एक करके देखते हैं क्या क्या होता है ये टेस्टिंग सब। तो फर्स्ट में हम लोग बात करते हैं यूनिट टेस्टिंग। देखिए, यूनिट टेस्टिंग फोकस करता है जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है सॉफ्टवेयर का, उस पर फोकस करता है। तो सॉफ्टवेयर का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है? तो सॉफ्टवेयर का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है मॉड्यूल। यूनिट टेस्टिंग जो होता है तो वो एक मॉड्यूल पर परफॉर्म किया जाता है। मतलब एक जो मॉड्यूल है वो जिस रिक्वायरमेंट के लिए उसको बनाया गया है, क्या वो उसको फुलफिल कर रहा है कि नहीं, ये बेसिकली डेवलपर द्वारा ही किया जाता है यूनिट टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग में हम लोग चेक करते हैं कि जो मॉड्यूल बनाए हैं मॉड्यूल वो लॉजिकली और सिंटैक्सियली सही टास्क परफॉर्म कर रहा है या नहीं। एंड देन इसके बाद आता है इंटीग्रेशन टेस्टिंग। इंटीग्रेशन टेस्टिंग तब परफॉर्म किया जाता है ना जब मोर नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, इसमें क्या होता है ना, 2 या 2 से अधिक कंपोनेंट्स जब कंबाइन होकर आउटपुट देते हैं तो उस पर इंटीग्रेशन टेस्टिंग किया जाता है। या इंटीग्रेशन टेस्टिंग में हम ऐसा भी कह सकते हैं ना, जब मेन सॉफ्टवेयर में कोई मॉड्यूल इंटीग्रेट किया जाता है तो हम लोग चेक करते हैं उससे पहले मेन सॉफ्टवेयर था वो कैसा परफॉर्म कर रहा था और क्या आउटपुट दे रहा था, और इंटीग्रेट करने के दौरान क्या दे रहा है और उसके बाद क्या दे रहा है। अगर इसको रियल लाइफ एग्जांपल से समझे, जैसे कि कार कंपनी में सबसे पहले अगर इंजन बनता है तो इंजन को अगर अकेले चेक किया जाए इंजन ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, तो वो हो गया यूनिट टेस्टिंग। और कोई भी उसका अलग अलग पार्ट्स अलग अलग बनता है, इंजन से अलग बनता है, ब्रेकिंग सिस्टम अलग बनता है, उसका बॉडी अलग बनता है, सीट अलग बनता है। तो सबको अलग अलग चेक किया जाता है कि ये ठीक जो प्रोडक्ट बनाया है वो ठीक है कि नहीं। तो वो हो गया यूनिट टेस्टिंग। एंड इंटीग्रेशन टेस्टिंग में होता है जैसे कि बॉडी में हम लोग लगा दिए इंजन, बॉडी के साथ ठीक से इंजन इंटीग्रेट किए हैं तो वो ठीक से परफॉर्म कर रहा है कि नहीं। जैसे कि अलग अलग प्रोडक्ट बनता है, मतलब अलग अलग यूनिट में बनाते हैं तो वो तो ठीक परफॉर्म करता है, बट उसको अगर इंटीग्रेट करें तो वो ठीक से परफॉर्म कर रहा है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए हम लोग इंटीग्रेशन टेस्टिंग करते हैं। एंड सिस्टम टेस्टिंग होता है। सिस्टम टेस्टिंग मतलब सिस्टम टेस्टिंग को अगर रियल एग्जांपल से समझे तो जैसे कार कंपनी में कार पूरा बनकर तैयार हो गया है और उसको कंपनी के अंदर ही टेस्ट किया जा रहा है, तो वो हो गया सिस्टम टेस्टिंग। जैसे कि सिस्टम टेस्टिंग में हम लोग बोले ही हैं, सिस्टम टेस्टिंग वैसे टाइप के सॉफ्टवेयर टेस्टिंग है जिसमें हम लोग ओवरऑल जो कंप्लीट फुल्ली इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर होता है उस पर टेस्टिंग करते हैं। मतलब पूरा एकदम सॉफ्टवेयर तैयार है डिलीवर करने के लिए, बट अभी डिलीवर हुआ नहीं है क्लाइंट को, उससे पहले इसको चेक कर रहे हैं जिस रिक्वायरमेंट के लिए बनाया था क्या वो उसको फिल कर रहा है कि नहीं। तो वो हो गया सिस्टम टेस्टिंग। एंड लास्ट में है एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में जो होता है ना, सॉफ्टवेयर को हम लोग क्लाइंट को दे देते हैं और चेक करते हैं क्या क्लाइंट इसको वैलिडेट कर पा रहा है कि नहीं। जो क्लाइंट जिस वो अपने रिक्वायरमेंट के लिए जिस रिक्वायरमेंट के लिए बनाया था, जिस अपने बिजनेस के लिए बनाया था, वो उसके बिजनेस को नीड्स को ये फुलफिल कर रहा है या नहीं। तो ये हो गया एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। तो आइए अब अगला हम टॉपिक देखते हैं, ये टेक्निक्स ऑफ टेस्टिंग। टेक्निक्स कितने होते हैं, मतलब टेस्ट करने का टेक्निक्स कौन कौन से होते हैं। तो इसमें मेनली 3 टाइप्स के टेस्टिंग टेक्निक्स होता है। एक तो हो गया ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, वाइट बॉक्स टेस्टिंग एंड ग्रे बॉक्स टेस्टिंग। तो आइए एक एक करके देखते हैं ये क्या होता है एंड इसका यूज कैसे किया जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं टेस्टिंग टेक्निक, यानी ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, वाइट बॉक्स टेस्टिंग एंड ग्रे बॉक्स टेस्टिंग। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग से। The black box testing is used to test the software without knowing the internal structure of code or program। तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में क्या होता है ना, सॉफ्टवेयर को हम ऐसा टेस्ट, सॉफ्टवेयर को वो टेस्टर टेस्ट करता है जिसको सॉफ्टवेयर के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में नहीं पता होता, यानी सॉफ्टवेयर कैसे बना, उसमें क्या कोड किया गया है उस टेस्टर को नहीं पता होता है। उसमें हम सिर्फ इनपुट देते हैं एंड आउटपुट को एनालाइज करते हैं। जैसे कि अगर इसका सिंपल एग्जांपल ले तो एक लॉगिन स्क्रीन आपको दिख रहा है यहाँ पर, इस पर 2 फील्ड है, एक है यूजर नेम एंड एक है पासपोर्ट, ठीक है। अगर मान लीजिए हम अगर ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग करना पड़ेगा तो इसमें यूजर आएगा, यूज़र नेम डालेगा, पासवर्ड डालेगा। अगर सही यूज़र नेम और सही पासवर्ड डाला तो इसमें लॉगिन हो जाएगा और उसको अपने अकाउंट का एक्सेस मिल जाएगा। अगर गलत यूज़र नेम या पासवर्ड किसी में से कोई भी अगर एक गलत डाला तो ये सिस्टम क्या देगा, ये सिस्टम देगा एरर देगा। तो यही है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, मतलब उस यूज़र को
मालूम नहीं है कि ये किस तरह काम कर रहा है, इसका लॉजिक क्या है, इसको किस किस तरह कोड किया गया है, लेकिन वो सिर्फ इनपुट दे रहा है एंड उसके आउटपुट को एनालाइज करके ये कर रहा है। वो उसका एक्सेस हो पा रहा है कि नहीं अकाउंट, या नहीं हो रहा है। एक्सेस हो गया तो ठीक है, नहीं तो एरर दे रहा है। तो ये हो गया आपका ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। एंड थर्ड है सेकंड है वाइट बॉक्स टेस्टिंग। वाइट बॉक्स टेस्टिंग में जो होता है ना, जो टेस्टर टेस्ट करने जाता है उसको इंटरनल स्ट्रक्चर जो सॉफ्टवेयर का होता है उसके बारे में मालूम होता है। मतलब इसका इंटरनल स्ट्रक्चर मतलब किस तरह कोड किया गया है, किस तरह काम कर रहा है। तो वो यूनिट जो वो इनपुट देता है और क्या आउटपुट आ रहा है उसको इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में मालूम है, कैसे काम कर रहा है। तो वो जो टेस्टिंग होता है उसको वाइट बॉक्स टेस्टिंग करते हैं कहते हैं। एंड थर्ड वन है ग्रे बॉक्स टेस्टिंग। ग्रे बॉक्स टेस्टिंग बेसिकली होता है ना, ये एक ऐसा टेस्टिंग टेक्निक है जिसमें ब्लैक बॉक्स एंड वाइट बॉक्स टेस्टिंग दोनों का कुछ कुछ ये जो प्रॉपर्टीज़ है इसमें होता है। मतलब इसका जो टेस्टर होता है उसको कोड या इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पार्शियली मालूम होता है, मतलब थोड़ा थोड़ा बहुत मालूम होता है इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। और उसके टेस्ट करता है इसमें। मतलब इसके इसमें जो है ग्रे बॉक्स टेस्टिंग में इसका बेनिफिट्स ब्लैक बॉक्स एंड वाइट बॉक्स दोनों टेस्टिंग के जो बेनिफिट्स है इसमें मिलता है। जैसे कि अगर सिंपल वेब एप्लीकेशन मिल जाए जिसको कुछ कुछ कोड के बारे में जानकारी हो, अगर वो टेस्ट करे तो वो ग्रे बॉक्स टेस्टर कहलाएगा और ये टेस्टिंग कहलाएगा ग्रे बॉक्स टेस्टिंग। आइए अब हम देखते हैं जो ब्लैक बॉक्स हमने ऊपर देखा था वो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग कितने प्रकार का होता है। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग देख लेते हैं कितने प्रकार का होता है। तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग जो होता है वो 5 प्रकार का होता है। पहले का जो होता है बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस टेस्टिंग होता है। उसके बाद इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशनिंग होता है। उसके बाद डिसीजन टेबल बेस्ड टेस्टिंग होता है। उसके बाद कॉज और इफेक्ट ग्राफिक्स टेक्निक्स होता है। उसके बाद एरर गैसिंग होता है। एक एक करके हम लोग देखते हैं ये क्या क्या होता है टेस्टिंग और इसमें कैसे काम किया जाता है। तो आइए बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस देखते हैं जो फर्स्ट प्रकार के ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है। जैसे कि हमने ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के बारे में पहले ही बात किया था कि इसमें जो टेस्टर होता है उसको इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा भी जानकारी नहीं होता। मतलब इंटरनली प्रोग्राम या जो सॉफ्टवेयर है वो कैसे काम कर रहा है उसके बारे में टेस्टर को मालूम नहीं होता है। तो फर्स्ट प्रकार का देखते हैं जो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस टेस्ट क्या होता है। बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस टेस्ट क्या होता है। देखिए बाउंड्री बाउंड्री मीन्स जनरली बाउंड्री मीन्स यहाँ पर बाउंड्री का मतलब है लिमिट्स। लिमिट्स नियर जहाँ बाउंड्री मीन्स लिमिट्स जहाँ पर जो सिस्टम का बिहेवियर है वो चेंज होता है। जैसे कि अगर हम बात करें बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस में क्या होता है ना, इसमें बहुत जो ये क्या बोलते हैं इसको वैलिड और इनवैलिड इनपुट दोनों दिया जाता है और उस पर टेस्ट किया जाता है ये टेस्ट को वेरीफाई कर पा रहा है या नहीं। जैसे कि इस टेस्ट में हम लोग जानते हैं कि जो मोस्ट ऑफ द एरर्स अकर्स होता है वो बाउंड्री के नज़दीक ही होता है। तो ये एक ऐसा टेस्टिंग है ना जिसमें हम लोग जैसे कि दो अगर रेंज हुआ तो अगर कोई रेंज है टेस्टिंग का तो उसके हम लोग जो बाउंड्री है यहाँ पर जो जो इनपुट दिया जा सकता है उसको देते हैं और इस इंड पर जो जो इनपुट दिया जा सकता है उसको देते हैं, ना कि बीच में। तो आइए देखते हैं अगर एग्जांपल से इसको समझ पाते हैं। बाकी सब यहाँ पर लिखा हुआ है क्या होता है, जो समझाए हैं वही होता है बाउंड्री मतलब लिमिट। यहाँ पर जो एकदम बाउंड्री पर जो वैल्यू होता है उसको इनपुट के रूप में देते हैं और उस पर आउटपुट को एनालाइज करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई एक वो सॉफ्टवेयर है, ठीक है, सॉफ्टवेयर है और वो 1 से लेकर 100 तक कोई वैल्यू को इंटर लेता है। तो बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं ना, जो इसका जो बाउंड्री है एक यहाँ पर एक बाउंड्री हो गया ये और ये हो गया 100 बाउंड्री हो गया। तो इसके नज़दीक का कुछ वैलिड और इनवैलिड इनपुट देंगे और देखेंगे क्या आउटपुट आ रहा है। और जैसे 100 के नज़दीक है तो उसके नियर कुछ वैलिड और इनवैलिड आउटपुट देखेंगे, देकर देखते हैं क्या उसका आउटपुट आ रहा है। जैसे कि यहाँ पर 100 है, चाहे कोई अगर ए और बी के बीच में हम लोग कोई जो भी नंबर आता है उस पर चेक ना करके ए का जो एक से एक छोटा है उसको लेंगे, ए को लेंगे और एक से एक बड़ा है उसको ले लेंगे और बी में है उससे एक नीचे लेंगे और बी का है उसको ले लेंगे और 100 ले लेंगे। जैसा कि हमने बात किया था 1 से 100 तक देना है। तो इसमें जो 1 से 100 तक अगर कोई सॉफ्टवेयर है अगर एक्सेप्ट करता है तो उसमें हम लोग इनपुट देंगे। एक तो दे देंगे 0 दे देंगे,
1 देंगे, 1, 2 उसी तरह देंगे, 99 दे देंगे, 100 दे देंगे और 101 दे देंगे। यही हो गया बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस में यही करते हैं। उसके बाद देखते हैं सेकेंड टाइप्स के इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशनिंग। इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशनिंग में क्या होता है ना, जो हम लोग इनपुट देने वाले हैं सॉफ्टवेयर को, तो वो किस प्रकार के आउटपुट आ रहा है उसके सिमिलरिटी के आधार पर हम लोग कुछ ग्रुप में इसको कैटेगराइज कर लेते हैं। जैसे कि अगर एग्जाम्पल के अगर हम बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं, अगर मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर है जो कि जिसमें एज हम लोग 18 से लेकर 56 तक में डाल सकते हैं, तो यहाँ तक कि 18 से लेकर 56 तक एक एक वैल्यू को डालकर उसमें चेक करने के अलावा हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, 3 को ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं आउटपुट के आधार पर। एक तो हो सकता है कि 17 से लेस देन एंड इक्वल टू हो, एंड एक हो सकता है 18 के इक्वल टू एंड ग्रेटर देन एंड लेस देन 56, एंड एक हो सकता है ग्रेटर देन 56 से ग्रेटर देन हो सकता है। और उसी के आधार पर हम लोग यहाँ पर 3 को क्लास बना लिए हैं। जैसे कि एक कुछ इनवैलिड क्लास है जो लेस देन और इक्वल टू 17 है, और वैलिड है 18 से लेकर 56 के बीच में, एंड जो 57 से बड़ा है वो भी इनवैलिड है। तो यहाँ तक कि 18 से लेकर 56 तक एक एक वैल्यू को चेक करते, उससे हम लोग 3 क्लास बना लिए हैं, एंड इसके आधार पर चेक कर लेंगे। इससे हम लोग बहुत सारा जो वर्क था उसको हम लोग कम कर लेंगे, और टाइम जो स्पेंड होने वाला था उसको भी बचा सकते हैं। और नेक्स्ट जो है टेस्टिंग, वो डिसीजन टेबल बेस्ड टेस्टिंग है। डिसीजन टेबल बेस्ड टेस्टिंग की अगर हम बात करें तो उसको हम देखते हैं डिसीजन टेबल बेस्ड टेस्टिंग क्या। तो डिसीजन टेबल बेस्ड टेस्टिंग क्या होता है, एक मिनट, तो इसमें हम लोग बात करते हैं। तो ये एक ऐसा अप्रोच है जो कि टेस्ट के जो क्रिएट करता है टेस्ट केसेस, बहुत सारे पॉसिबिलिटी है उसके आधार पर ये टेस्ट केसेस क्रिएट करता है। ये कंसीडर करता है मल्टीपल टेस्ट केसेस इन अ डिसीजन टेबल फॉर्मेट वेयर ईच कंडीशन इज चेक्ड एंड फुलफिल टू पास द टेस्ट एंड प्रोवाइड एक्यूरेट आउटपुट। बेसिकली ये कहना क्या चाह रहा है उसको हम लोग समझाते हैं। मतलब ये जो है डिसीजन टेबल के फॉर्म में बहुत सारे पॉसिबिलिटी, बहुत सारे संभावना के आधार पर ये टेस्ट केसेस बनाता है, जिसमें बहुत सारे कंडीशन होता है, एंड उसको चेक किया जाता है क्या उसको फुलफिल कर पा रहा है या नहीं, एंड उसके आधार पर रिजल्ट देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम एक एग्जांपल पर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक यूजर नेम है, पासवर्ड है, एंड आउटपुट, ये 3 नामों के अगर फील्ड है। जैसे कि अगर यूजर नेम ये कोई कंडीशन बनाया गया है, इसमें अगर ट्रू अगर दिए यूजर नेम ट्रू है और पासवर्ड अगर फॉल्स है तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, एरर आएगा। उसी तरह अगर फॉल्स यूजर नेम है एंड फॉल्स पासवर्ड है तो भी एरर आएगा, एंड फॉल्स यूजर नेम है एंड ट्रू पासवर्ड है तो भी फॉल्स आएगा, एंड ट्रू अगर यूजर नेम एंड पासवर्ड है देन ये जो है उसको सक्सेस मिलेगा एक्सेस करने में अकाउंट। तो इस तरह का जो कंडीशन होता है एंड उसके रिजल्ट के आधार पर चेक करते हैं क्या किस कंडीशन पे फुलफिल हो रहा है या नहीं। और डिसीजन टेबल होता है, उसमें टेस्ट बनाकर जो करते हैं उसको डिसीजन टेबल बेस्ड टेस्टिंग करते हैं, डिसीजन टेबल बेस्ड टेस्टिंग करते हैं। एंड सेकेंड और जो ये फोर्थ वन है उसको कॉज इफेक्ट्स ग्राफिक्स टेक्निक्स कहते हैं। इस प्रकार के टेस्टिंग में क्या होता है ना, हम लोग इनपुट देते जाते हैं और आउटपुट आता जाता है। इनपुट मतलब इनपुट दिए तो वो हो गया कॉज, और जो इनपुट दिए वो हो गया कॉज, एंड जो आउटपुट आ रहा है उसको इफेक्ट के रूप में लेते हैं। उसी तरह बहुत सारे इनपुट देते हैं एंड बहुत सारे आउटपुट आता है, तो बहुत इनपुट और आउटपुट को कॉज मान लेते हैं, इनपुट को कॉज मान लेते हैं, जो आउटपुट आ रहा है उसको इफेक्ट मान लेते हैं, एंड उसके बेस पर ग्राफ ड्रॉ करते हैं, एंड ग्राफ के आधार पर हम लोग इसको सोल्व करने के प्रयास करते हैं। ये बहुत सारे कॉम्प्लेक्स केसेस होता है उसको कॉम्प्लेक्स मतलब जो सॉफ्टवेयर होता है उसको समझने में एंड उसको एनालाइज करने में ये बहुत हेल्पफुल होता है। एंड जो फाइव मतलब जो लास्ट वन है जो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का टाइप है उसको एरर गेसिंग टेक्निक में क्या होता है ना, जो टेस्टर होता है वो अपना एक्सपीरियंस यूज करता है। मतलब एक्सपीरियंस यूज करता है किसके बारे में, तो जो फंक्शनलिटीज और बिहेवियर है एप्लीकेशन को उस पर पहले काम किया रहता है। मतलब किस प्रकार का एप्लीकेशन किस तरह से बिहेव करता है और कहाँ जो डेवलपर है वो कहाँ गलती कर सकता है, वो अपने एक्सपीरियंस के बेस पर गेस करता है और वहाँ एरर आता है। तो इस प्रकार के जो टेस्टिंग होता है उसको एरर गेसिंग टेक्निक कहते हैं। इसमें हम लोग इतना ही देखते हैं, एंड नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे और मिल जाएगा। तो थैंक यू देखने के लिए, धन्यवाद।